सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज जो है हम जेनेटिक्स के सफर को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम मेंडल्स के बारे में भी बात करेंगे। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस रहेगा। तो अभी मैंने आपको जो है जेनेटिक्स का बेसिक क्लास करके लेक्चर 1 दे दिया है। तो अभी बेसिक क्लास में एक क्लास और आएगी, पर मैं अभी जेनेटिक्स को स्टार्ट कर देता हूं क्योंकि अभी उसकी नीड नहीं है। जैसे जैसे लेक्चर आएगा उसकी नीड पड़ेगी तो बात कर लेंगे। तो मेरे बारे में आप जानते होंगे कि मेरा नाम सूरज है और मैं जो है एमएससी कर रहा हूं। तो बात कर लेते हैं जेनेटिक्स के ऊपर। तो जेनेटिक्स है क्या? तो देखो, जेनेटिक्स की बात करें तो ये एक ऐसी ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स, यानी जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी कि ऐसी ब्रांच मतलब बायोलॉजी की जो कि डील करे किसके संग? विद स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस के संग और वेरिएशन के संग। अब ये इनहेरिटेंस क्या है और ये वेरिएशन क्या है, तो समझो। देखो, जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स की जो दो ब्रांचेस हैं, एक तो वो हेरिडिटी है और वेरिएशंस है, यानी इसकी दो ब्रांच है। अब ये इनहेरिटेंस के बारे में क्या है बताता हूं। उससे पहले आप ये सुनो ना कि जो जेनेटिक्स टर्म है वो दिया किसने? द जेनेटिक्स टर्म वाज गिवन बाय द विलियम बेटसन इन 1906 हु डिराइव्ड इट फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, जिसका मतलब जेनेसिस मीनिंग होता है टू ग्रो और बिकम। सबसे पहले पूछा जाए आपसे जेनेटिक्स टर्म किसने दिया, तो जेनेटिक्स टर्म दिया था किसने? हमारे विलियम बेटसन ने दिया था 1906 में। ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जो कि जेनेसिस होता है, उसका मीनिंग होता है ग्रो और इनटू बिकम। ठीक है। तो जेनेटिक्स डील करता है हमारा हेरिडिटी से, यानी क्या कहते हैं, लक्षण का आगे बढ़ना, और वेरिएशन यानी अंतर से। तो इस हेरिडिटी को, यानी कि ये जो लक्षणों की वंशागति किसके माध्यम से होती है? एक प्रोसेस के थ्रू होती है जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। कई लोग यही नहीं समझ पाते कि ये इनहेरिटेंस क्या है, हेरिडिटी क्या है या वेरिएशन क्या है। वो पढ़ तो पूरे जेनेटिक्स लेते हैं, पर उनको यही नहीं समझ आता है ये इनहेरिटेंस क्या होता है और हेरिडिटी क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। तो जो लक्षण है ना, जो आपस में जो कैरेक्टर पास होंगे उसको बोलते हैं हेरिडिटी, और जिस प्रोसेस के थ्रू पास होंगे उनको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो आपसे पूछा गया कि इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज द एक्चुअली द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेट्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि मेरे द्वारा मेरे बच्चे में, आपके बच्चे अभी नहीं हुए हैं, होंगे कभी, देखेंगे, वो बात अलग है। तो कह रहा है इट इज एक्चुअली द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ट्रेट्स पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी मेरे से द्वारा मेरे, यानी मैं अगर एज अ पेरेंट हूं तो मेरे द्वारा जो लक्षण है ना वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। यानी कि मेरे लक्षण या मेरी पत्नी, यानी मेरे जो दो लक्षण हैं हम दोनों के, वो मेरी जो प्रोजेनी में आगे जाएंगे ना, वो कैसे जाएंगे? एक प्रोसेस के थ्रू जाएंगे जिसको क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या समझ में आया? एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू जो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स होते हैं वो पास होते हैं, यानी आगे जनरेशन में पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब इसे हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी क्या होता है? ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो पास हुए हैं ना, ये तो प्रोसेस थी। अब ये कैसे पास हुए, क्यों गए, तो इसको हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देखना कि एक एलिफेंट की बात कर रहा है, एन क्यों लगाया सर? ए एलिफेंट भी लिख सकते हैं, वॉवल है यार वो, तो एन लगता है। एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट, नॉट सम अदर एनिमल। इस लाइन का मतलब क्या है यहाँ पे लिखने का? देखो, हेरिडिटी मतलब क्या होता है कि उसके जैसा, जैसे कि आपने ये गौर किया है कि हाथी जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो वो हाथी जैसा दिखता है। सर हाथी जैसा ही दिखेगा, ये तो हमें पहले से पता है। क्या वो सुअर की तरह दिख सकता है? क्या नहीं। तो इसीलिए बता रहा है कि एक एलिफेंट हाथी जो है ना, वो ऑलवेज गिव्स बर्थ टू अ बेबी एलिफेंट, नॉट सम अदर एनिमल्स, यानी वो किसी और एनिमल को तो जन्म नहीं दे सकता। ऐसे ही आप बात करो, ए मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट्स नॉट अदर प्लांट्स। ऐसा नहीं कि आपने मैंगो की गुठली लगाई और बरगद का पेड़ आ जाए, ये भी नहीं होता है। Thus the offspring resemble to their parent, यानी ये जो ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे होंगे वो किसके संग मैच करेंगे? अपने पेरेंट्स के संग। अब आप एक चीज नोट करो, मतलब मेरा बच्चा मुझसे रिजेंबल करेगा, यानी हाथी का बच्चा हाथी से रिजेंबल करेगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते से रिजेंबल करेगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली से रिजेंबल करेगा। इसका मतलब हेरिडिटी क्या है? रिजेंबलेंस के ऊपर बात करती है कि वो कितना रिजेंबल कर रहा है। बट अगर मेरा जो बच्चा है वो मेरी तरह सेम टू सेम तो नहीं हो सकता, कुछ अंतर होंगे, यानी डिग्री ऑफ डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। जैसे देखो, मेरे से या मेरे बाद
जो मेरी पीढ़ी आएगी या ऑफस्प्रिंग आएंगे वो मुझसे जो है ना सिमिलर तो होंगे, हेरिडिटी वाले लक्षण तो उसमें होंगे, बट वो आपस में तो डिफरेंस होंगे। यानी क्योंकि मेरे ऊपर जो लक्षण आए वो मेरे माता पिता से आए हैं, यानी हम किसका रिजल्ट है, एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी अगर हम मदर और फादर की बात करें उससे ऑफस्प्रिंग आ रहा है, तो इस ऑफस्प्रिंग में मदर के भी फादर के भी लक्षण आ रहे हैं, और इन मदर फादर में कहां से लक्षण आए, उनके मदर फादर से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक हिसाब से क्या शो करता है, वेरिएशन। तो अगर हम बात करें वेरिएशंस क्या होती है, तो वेरिएशंस होता है इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस इन द प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग एंड बिटवीन द प्रोजेनी एंड देयर पेरेंट्स। यानी कि ये क्या हो सकता है ना, एक तो पेरेंट्स से प्रोजेनी के बीच में डिफरेंस हो सकता है, यानी मेरे से मेरे बच्चे के बीच में डिफरेंस, और मेरे बच्चों का बच्चों में आपस में डिफरेंस। यानी कि देखो मान लो मेरे से जो बच्चे हुए या मेरे क्या कहते हैं जो बच्चे हुए वो जुड़वा थे, आइडेंटिकल थे, तो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं या हो सकता है आइडेंटिकल ना हो, तो उनके बीच में एक डिफरेंस होगा। यानी कि मेरे अगर बेटे का नाम चुन्नू है, दूसरे का नाम मुन्नू होता है, तो वो क्या होगा, चुन्नू मुन्नू आपस में डिफरेंस होंगे, यानी उनके बीच में भी आपस में वेरिएशन होगा, और मेरे से भी ज्यादा वेरिएशन होगा उनमें। और क्या बात कर सकते हो, मान लो आइडेंटिकल मोनोजाइगोटिक ट्विंस थे, यानी एक ही जाइगोट से बने, एक का नाम चुन्नू एक का नाम मुन्नू। अब इन चुन्नू मुन्नू भले ही आइडेंटिकल हैं, क्या इनके फिंगरप्रिंट में कुछ बदलाव हो सकता है, या फिर क्या कहते हैं इनके जो आइरिस का वो जो सिस्टम है वो क्या चेंज हो सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पर ये देखो, एक तो डिग्री ऑफ डिफरेंस यानी पेरेंट्स से प्रोजेनी के बीच में और बिटवीन दी प्रोजेनी, तो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। द टर्म वेरिएशन इज आल्सो यूज्ड अ सिंगल डिफरेंस इन ट्रेट, यानी कि ये कहते हैं जो वेरिएशन का टर्म है वो इसलिए भी यूज हो सकता है कि अगर ट्रेट में सिंगल डिफरेंसेस भी है तब भी हम वेरिएशन का यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि जेनेटिक्स में हम डील किससे करते हैं, जेनेटिक्स में हम डील करते हैं हेरिडिटी से और वेरिएशन से ऊपर डिपेंड करती है। ये जो इनहेरिटेंस है एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि कैरेक्टर्स और ट्रेट पास होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। हेरिडिटी क्या होती है, जैसे कि एक एलिफेंट है वो अपने जैसे एलिफेंट बच्चे को जन्म देगा, मैंगो का सीड मैंगो ही लाएगा, ऐसा नहीं कि बर्गर ले आए, यानी कि क्या होगा, ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स। और वेरिएशन में क्या होता है, इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट टू प्रोजेनी और प्रोजेनी टू प्रोजेनी में हो सकता है, और सिंगल ट्रेट भी इस प्रकार का डिफरेंस वेरिएशन कहलाता है। तो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स। तो देखो यार, मैं क्या देख रहा हूँ कि मतलब मैं थोड़े एग्जांपल देता हूँ चुन्नू मुन्नू के या बच्चे के, तो कई कमेंट कर रहे हैं तेरा बच्चा है क्या, नहीं यार मेरा बच्चा नहीं है अभी। हाँ, तो बात कर लेते हैं ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स के ऊपर। तो ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स में जो 3 ब्रांचेस होती है, पहला होता है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अभी तो शादी नहीं हुई है। हाँ, तो ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो इसमें पहला है ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो ट्रांसमिशन जेनेटिक्स क्या होती है, इट डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यानी ट्रांसमिशन, देखो ट्रांसमिट होना मतलब जा रहा है, तो जा रहा है बोले तो ट्रांसमिट, तो कह रहा है ये डील्स करती है विद द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बात करें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, अभी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या होती है, इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ जीन्स विद एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। यानी जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें, यानी जब हम ऐसी जेनेटिक्स की बात करें जो हमारे मॉलिक्यूल के लेवल में बात हो रही हो, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अब बात करें पॉपुलेशन जेनेटिक्स, यानी जो पॉपुलेशन एरिया के ऊपर बात करते हैं, यानी कि कैसा पॉपुलेशन एरिया है वहां के ऊपर, तो कह रहा है इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मेंडल्स लॉ एंड अदर प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स टू पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमारी जो ये जेनेटिक्स की 3 ब्रांचेस थी, ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स हमने देख ली। अब क्या करते हैं, कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में भी जानते हैं कि इससे पहले क्या जेनेटिक्स के बारे में कुछ नॉलेज थी, या फिर क्या कहते हैं कुछ पता था कि वेरिएशन जैसी चीजें कैसे बनती है। देखो, अगर हम बात करें तो अर्ली प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट भी थे जो कुछ अलग ही बताते हैं, जिनका लेवल कुछ अलग ही था, मतलब दे तुके उनकी थ्योरी थी, पर थ्योरी तो थी, बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में जानते हैं। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या थे, अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट, जो अगली तो मतलब गंदा होता है, अर्ली मतलब पहले के जो एग्रीकल्चरिस्ट थे उनका जो 8000 से लेके 10,000 बीसी, ये बीसी क्या कहते हैं, आपको कुछ याद दिला रहा होगा। बीसी मतलब बीसी वो नहीं है, ये बीसी जो है ना ये टाइम को बता रहा है, एक एडी होता है एक बीसी होता है। तो कह रहा है अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट 8000 to 10,000 बीसी न्यू
दैट causes of variation are hidden in the process of sexual reproduction। मतलब वो ये तो जानते थे जो पहले के एग्रीकल्चरिस्ट थे कि 8000 से 10,000 बीसी पूर्व लोगों को ये पता था, क्या पता था कि जो वेरिएशन का कॉज है ना वो छुपा है किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर उन्हें जेनेटिक्स की कोई नॉलेज नहीं थी। ऐसा नहीं कि उनको जो है पता हो, बिल्कुल सब कुछ पता होता तो मेंडल की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्हें यह पता था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा पोटेंशियल हिडन टाइप का छुपा हुआ है इसमें एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नए चेंजेस को लाता है। अगर मैं आपसे पूछूं विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, दैट इज म्यूटेशन। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि किन किन कारणों से जो है चेंजेस हो सकते हैं, ऑप्शन में आता है आपके पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी आता है म्यूटेशन, सी आता है बोथ ए एंड बी और डी आता है नन। तो आप यहां पे आंसर लगाएंगे जो क्या कहते हैं सोर्स ऑफ वेरिएशन है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है और साथ में क्या हो सकता है हमारा म्यूटेशन हो सकता है, इसलिए आंसर यहां पे बोथ ए एंड बी आएगा। बट अगर आपसे पूछा जाए द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, यानी किसी पॉपुलेशन में वेरिएशन का जो मुख्य सोर्स क्या है, वो म्यूटेशन ऑप्शन आ रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आंसर आ रहा है और ऐसे करके आ रहा है पर बोथ ए एंड बी नहीं है, तो आप वहां पे म्यूटेशन को आंसर लगाएंगे। क्योंकि आप एक चीज गौर करो, अगर आप एक पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हो यानी कि वो पॉपुलेशन ऐसी है और उसमें लगातार क्या कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तो उसके बीच में जो पॉपुलेशन बन रही है वो तो एक जैसी ही बनेगी ना, क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन आएंगे पर वेरिएशन तो कंबाइन हो जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। अब मुझे इसमें नया वेरिएशन चाहिए। अगर मैं बार बार रिप्रोड्यूस कराऊंगा जो हिडन पोटेंशियल है वो तो सामने आएगी, बट अगर मुझे अल्टीमेट सोर्स चाहिए कि इनमें बदलाव हो जाए तो मुझे कुछ म्यूटेशन करना पड़ेगा, यानी उसमें कुछ ऐसी चीजें चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे या म्यूटाटंट इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे जिससे क्या चेंजेस आ जाए। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट सोर्स किसका होगा सर, म्यूटेशन का होगा। तो अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट को ये तो पता था कि जो कुछ ऐसी हिडन पोटेंशियल थी जो किसमें छिपी हुई थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छिपी हुई थी। दे सक्सेसफुली ब्रीड डोमेस्टिकेटेड, यानी उन्होंने डोमेस्टिकेट पालतू नहीं बनाया था, पालतू तो बनाया पर किसकी हेल्प से, उन्होंने सक्सेसफुली ब्रीड डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू सेलेक्टिव क्रॉसिंग एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। उन्होंने क्या किया, जैसे कि ये एक स्पीसीज ली, एक दूसरी स्पीसीज ये ली, उनके पास बहुत सारी स्पीसीज थी, मतलब ऐसा नहीं है कट्टा भर के, मतलब कुछ कुछ स्पीसीज थी। तो अब उन स्पीसीज को क्या किया ना, ये मान लो डोमेस्टिकेटेड वाली थी, ये वाइल्ड वैरायटी की थी, दोनों को मिला दिया, कुछ अलग आएगा। मान लो इनका बच्चा जो है इस तरह का आ गया, लाल और नीला मिला के पीला आ गया। कहते नहीं ये मेरा लाल है, ये मेरा नीला है, ये मेरा पीला है। तो ये लाल मान लो जंगली था और ये हमारा कैसा था, अब ये पीले को दूर रखो, ये लाल जंगली था और ये डोमेस्टिकेटेड था, इनको आपस में मिलाया, नई चीज आई जिसको बोला पीला। यानी कि एक हिसाब से क्या हुआ, अल्टीमेट सोर्स हुआ ना वेरिएशन का। यानी हमने क्या किया, आर्टिफिशियली सिलेक्ट किया और क्या किया, क्या कहते हैं सिलेक्टिव थ्रू क्रॉसिंग एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके उनके आपस में बीच में क्रॉस करवाया, तो कुछ चेंजेस आए। जैसे जो चिकन है, चिकन बोले तो मुर्गा, वो क्या है, इज द डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम वाइल्ड फाउल, यानी जो ये जंगली मुर्गी वाइल्ड फाउल थी ना, इससे बनाया था। जो आजकल हम चिकन खा रहे हैं, दबा के चिकन खा रहे हैं लोग, वो चिकन कहां से आया था, एक जंगली वाइल्ड फाउल की प्रजाति से बनाया गया था। ऐसी साहिवाल काव ऑफ पंजाब, यानी ये बहुत सारा दूध देती है, साहिवाल काव जो कि पंजाब की है, ये डोमेस्टिकेटेड की थी फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ। ऐसा नहीं कि ये जो साहिवाल की नई ब्रीड बनाई थी ये अपने आप आ गई। मान लो एक वाइल्ड वैरायटी का जो ये यहां से सांड था और डोमेस्टिकेटेड काउ को जब आपस में क्रॉस कराया, उस क्रॉस के पश्चात क्या हुआ, एक नई ब्रीड आई जिसको साहिवाल काउ कहा। तो उन्होंने एक हिसाब से सिलेक्टिव क्रॉसिंग कराई और आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराया। मतलब कि जो अर्ली आइडियाज बेस्ड थे ना, उनको ये तो नहीं पता था कि मतलब क्या कहते हैं जेनेटिक्स क्या होती है या फैक्टर्स क्या होते हैं, बट उनको ये पता था कि कुछ हिडन पोटेंशियल है जो रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या होती है, वेरिएशन को कॉज करती है। इसीलिए वो क्या करते थे, आर्टिफिशियली सिलेक्ट करते थे, क्रॉसिंग करवाते थे डिफरेंट सिचुएशन में, बट उनको ये नहीं पता था। अब हम बात कर लेते हैं अर्ली जो आइडियाज थे मेंडल से पहले, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट क्या थे जेनेटिक्स के ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं। तब तक इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्री मेंडेलियंस अब आइडियाज अबाउट इनहेरिटेंस, यानी जो मेंडल से पहले जो प्री आइडियाज थे, यानी पहले के जो आइडियाज थे जो कि बेतुके आइडिया थे,
इनहेरिटेंस क्या होता है, वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या कहते हैं, लक्षण जाते हैं। तो कई फिलोसफर्स आ गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे बायोलॉजी ओपन फील्ड है, ठीक है, खुला मैदान है, कोई भी आके जो है अपनी फसल बो जा रहा है, कुछ भी कह दे रहा है। तो कई फिलोसफर्स आए थे जिन्होंने अपनी बात करी, जिसमें पाइथागोरस भी आए थे, एरिस्टोटल आए थे, स्वयंवरडम आए थे, और मयूपर्टुसिस आए थे, डार्विन आए थे, और विस्मैन। इनमें से एक आध तो साइंटिस्ट थे, बाकी तो जो भी चल रहा है सब चल दिया था। तो दे आर ऑफन कॉल्ड थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, यानी कि जो मेंडल से पहले जो थ्योरी आई थी ना, उनको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहा गया, एज दे बिलीव दैट द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स ब्लेंडेड और गॉट मिक्स्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन टू द ऑफस्प्रिंग। यानी क्या कहना था इनका कुछ ऐसा कहना था कि थोड़ी सी बात अलग थी इनकी, ये थोड़ा अलग बोलना चाह रहे थे, क्या बोल दिया और क्या करना चाह रहे थे वो इनको ही पता था। तो इन्होंने क्या बोला, जैसे देखो लाल और नीला मिलाया, तो लाल और नीला मिलाया, इन्होंने बोला पीला आया। अब क्या बोला कि लक्षण मिल गए, बोले तो इन्होंने क्या किया कि दो रंग जैसे होता है, हमने ये दो रंग को मिला के देखा, ये लाल मिला दिया, इसमें हमने नीला मिला दिया, तो इन्होंने बोला कुछ नया कलर आया, मान लो ये ऑरेंज टाइप ना, ये आ गया, देखो ये पर्पल वाला, ये बैंगनी कलर आ गया, ठीक है। लाल और किसको मिलाया था हमने, लाल और नीले को मिलाया तो बैंगनिया कलर बोला, इन्होंने कहा ये बैंगन हो गया, बैंगन। बैंगन सुना आपने वाला, क्या कहते हैं कौन सा, वो नीतीश कुमार करके वो जो बना था उसमें, तो उसमें बैंगन कहता, वो बैंगन वाला चल रहा था। तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री थे वो हमारे, उनकी बात नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जो कैरेक्टर्स है ना वो मैच कर जा रहे हैं, ठीक है, मिक्स हो जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। मेंडल ने क्या बताया, जैसे कि देखो उन्होंने क्या करा था, ऐसे दो फैक्टर लिए थे कि टी टी और टी टी, इनके जो बना टी बना, इससे टी आया, दोनों का आपस में क्रॉस हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ऐसे करके, ठीक है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है, तो पर देखो यहाँ पे क्या हुआ, मिक्स हुए लक्षण, ऐसा सोचने को मिला कि जो है मिक्स हो गए, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जब इन्होंने बाद में इससे गैमीट बने तो फिर से क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्रॉस कराओगे किसके संग, कैपिटल टी के संग, तो एक ये आएगा, एक रिजल्ट में ये भी आएगा। तो मतलब कि आने वाले टाइम पे क्या हो रहा था, ये भी अपने को एक्सप्रेस कर रहा था, ये भी अपने को एक्सप्रेस कर रहा था। इन्होंने ये बोला, देखो जो मेंडल का नियम कहता है उसमें ये बोलता है कि जब हमने दो को क्रॉस कराया, एक डॉर्फ को और एक लॉन्ग वाले प्लांट को, तो लक्षण मिक्स टाइप के हुए कि प्लांट तो लॉन्ग बना, यानी कि स्मॉल टी छुप गया एक हिसाब से, ड्वार्फ का कैरेक्टर छुप गया, पर जब उनको अगली पीढ़ी में क्रॉस कराया तो ड्वार्फ प्लांट भी आया। इसका मतलब कि लक्षण नहीं मिलते हैं, यानी मिक्स नहीं होते। ये किसने बताया था, मेंडल ने। पर उससे पहले क्या बता रहे थे, ये लोग बोल रहे थे कि लक्षण मिक्स हो जाते हैं, यानी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होती है, तो इनका ये मानना था। तो अब बात कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में कौन कौन इनके सपोर्टर थे, जिन्होंने क्या कहते हैं इस थ्योरी को सपोर्ट किया। तो पहले थे मॉइस्ट वेपर थ्योरी, भैया पाइथागोरस ने इन्होंने मॉइस्ट वेपर थ्योरी दे डाली। फिर आई फ्लूइड थ्योरी जो कि एरिस्टोटल के द्वारा दे डाली, जी बिल्कुल गलत। फिर आई प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो कि स्वयंवरडम के द्वारा दी गई, ये भी गलत। पार्टिकुलेट थ्योरी आई जो कि मयूपर्टुसिस के द्वारा दी गई, ये भी गलत। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस डार्विन जो उस समय के काफी फेमस साइंटिस्ट थे, जिनके सन क्या कहते हैं, उनका भी काम चल रहा था दूसरी जगह पे, मेंडल्स का, तो ये थ्योरी भी गलत थी क्योंकि इनको जेनेटिक्स का आइडिया नहीं था। थ्योरीज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, विस्मैन थोड़ी सी ढंग की बात कर रहे थे, पर ये थ्योरीज थी कैसी थी, ये प्री मेंडेलियन आइडियाज थे किसके, अबाउट इनहेरिटेंस के। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं और अब इन थ्योरी को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इतनी देर मैंने आपको दी थी। तो अब इन थ्योरी के ऊपर बात कर लेते हैं, यानी प्री मेंडेलियन आइडियाज जो थे उनके बारे में बात करते हैं। चलो तो चलो बात कर लेते हैं प्री मेंडेलियन आइडियाज अबाउट इनहेरिटेंस के ऊपर, जिसमें मैंने आपको पहले साइंटिस्ट के बारे में बताया था पाइथागोरस। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको बोला था मॉइस्ट वेपर थ्योरी। आखिरकार इनकी जो थ्योरी थी वो क्या कहती थी, पाइथागोरस प्रपोज दैट दी ड्यूरिंग क्वाइटस। अभी क्वाइटस क्या होता है सर, देखो इंटरकोर्स जो होता है ना, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं, तो कह रहा है पाइथागोरस प्रपोज दैट द ड्यूरिंग क्वाइटस इंटरकोर्स मॉइस्ट वेपर, यानी कि जो मॉइस्ट वेपर टाइप के बनते हैं, फॉर्म ऑल पार्ट्स ऑफ द मेल्स बॉडी गेव राइज टू अ सिमिलर बॉडी इन फीमेल वोम। इसका मतलब क्या है, देखो पाइथागोरस ने ये प्रपोज किया, ये बताया
कि ड्यूरिंग द क्वाइटस यानी इंटरकोर्स के समय क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेल की बॉडी में से मॉइस्ट वेपर बनते हैं। जब ये मॉइस्ट वेपर क्या कहते हैं, फीमेल क्या कहते हैं, वो फीमेल के साथ कंबाइन होते हैं तो होता क्या है, जो फीमेल की वोम होती है उसमें क्या होता है ना, एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रो करता है। कहने का मतलब ये था कि मेल के उसमें से मॉइस्ट वेपर बने, ये फीमेल के में गए, फीमेल की बॉडी में जो डेवलपमेंट हुआ वो सिमिलर क्या कहते हैं, उसकी तरह होता है बॉडी। ठीक है, तो ये पाइथागोरस का कहना था, बट ये थ्योरी जो है कंप्लीटली डिस्कार्डेड है, कुछ इनका मतलब नहीं है। फिर जो फ्लूइड थ्योरी थी ये तो अलग ही लेवल चले गए थे। माना जाता है एरिस्टोटल को जो है जीव विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक, सही बात है, चलो मान लेते हैं। बट बात करें फ्लूइड थ्योरी की, इनकी काफी गलत थ्योरी थी। अभी भी कई लोग इसको सोच लेते हैं, अगर ये सोच रहे हैं तो गलत है। एरिस्टोटल सजेस्टेड दैट द मेल सीमेन वाज हाईली प्यूरिफाइड ब्लड। इनका मानना यह था कि जो एरिस्टोटल ने सजेस्ट किया था या बताया था कि जो मेल्स का सीमन होता है वो हाईली प्यूरिफाइड ब्लड, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप सोचते हैं, अभी भी कई लोग सोचते हैं कि ये ब्लड की प्यूरिफाई होने से होता है, यानी कि अगर हमारा सीमन जो है लॉस्ट हो रहा है या किसी भी कारण से, चाहे मैस्टरबेशन हो या कोई भी प्रकार की जो रिलीजिंग प्रोसेस है जिससे क्या कहते हैं हमारा जो है सीमन लॉस्ट हो रहा है, तो यानी हमारा ब्लड जो है एक हिसाब से कम होता जा रहा है बॉडी में, तो ये गलत है। क्योंकि आपने जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो उस चैप्टर में, जब मैंने पढ़ाना छोड़ दिया गया, हाँ मैंने छोड़ दिया, काफी लेक्चर मैं तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ, तो जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि क्या कहते हैं ये इसका जो सिक्रीशन होता है या इसमें जो सीमन में जो कंटेंट होता है, सेमिनल वेसिकल का ज्यादा मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। पर ऐसा नहीं कि आप ये सोच लो कि सीमन जो है हाईली प्यूरिफाइड ब्लड है, तो ऐसा मत मानना। अगर कई प्रोसेस से जो है अगर सीमन रिलीज होता है तो स्पर्म रिलीज हो जाते हैं, तो कई लोगों के मन में मिथ हो जाता है कि ब्लड जो है काफी लॉस हुआ। तो एरिस्टोटल सजेस्टेड दैट द मेल सीमन वाज हाईली प्यूरिफाइड ब्लड एंड फीमेल मेंस्ट्रुअल फ्लूइड वाज द फीमेल सीमन। यानी इन्होंने तो ये भी कह दिया कि फीमेल में जो सीमन है वो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पे फीमेल से जो रिलीज होता है उसको इन्होंने बोला कि ये क्या है, फीमेल सीमन है, विच इज नॉट प्योर एज मेल सीमन। जो कि जो है फीमेल का जो सीमन है वो मेल के सीमन की तरह प्योर नहीं है, तो गलत थ्योरी थी। द टू फ्लूइड्स, ये दोनों जो फ्लूइड्स हैं यानी मेल का सीमन और फीमेल का सीमन कह रहे हैं, ये दोनों आपस में जब कांटेक्ट में आएंगे ड्यूरिंग क्वाइटस यानी इंटरकोर्स के समय, तो होगा क्या, फीमेल सीमन प्रोवाइडेड इनर्ट फ्लूइड। जो फीमेल सीमन है वो एक इनर्ट फ्लूइड प्रोवाइड करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के लिए एक इनर्ट फ्लूइड कौन प्रोवाइड करेगा, फीमेल का सीमन। एंड द एम्ब्रियो मेल सीमन गिव राइज टू द फॉर्म वाइटलिटी ऑफ द एम्ब्रियो। देखो इनर्ट फ्लूइड किसने सीक्रेट किया, फीमेल के सीमन ने, और ये एम्ब्रियो के फॉर्मेशन पे, पर उसको वाइटलिटी यानी जीवन रखने के लिए जो ताकत देता है या सब कुछ देता है वो क्या कहते हैं, मेल का सीमन देता है। बिल्कुल ही डिस्कार्डेड थ्योरी है, कोई भी इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो इसको आप जो है गलत मान लेना, गलत मानना के मानना ही है। थर्ड कह रहा है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, ये तो अलग ही लेवल पे चले गए थे। इन्होंने कहा कि भैया कीड़े ढूंढे जा रहे हैं छोटे वाले, मतलब क्या, कीड़े ढूंढे जा रहे हैं छोटे वाले, यानी माइक्रोस्कोप चल रहा था उस टाइम, तो माइक्रोस्कोप से देखा गया कि टाइनी पार्टिकल्स या बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स लिविंग क्रिएचर्स भी होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बोल दिया इट सेज दैट, यानी इन्होंने कहा दैट ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी प्रेजेंट, यानी ऑर्गेनिज्म ही बना हुआ है, यानी वो माइक्रोस्कोपिक है या वैसा है, मतलब माइक्रोस्कोपिक नहीं, बहुत छोटा है। क्या कहा, इट सेज दैट द ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी प्रेजेंट, इट इज प्री फॉर्म्ड, यानी पहले से बना होता है। वाह, प्री फॉर्म्ड इन द स्पर्म। अभी आपको मजा आ रहा होगा कि आप ऐसी थ्योरी पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल गलत है और मजा आ रहा है, भैया इतना सरल था, ये क्या बोल रहे थे उस टाइम के लोग, ये पाइथागोरस ने क्या बोल दिया, एरिस्टोटल ने क्या बोल दिया, स्वयं ने क्या बोल दिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आज हमसे पूछते तो हम बता देते, पर ये उस समय की थिंकिंग थी ना, उन्होंने उस समय जब किसी का मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, मतलब किसी की विचारधारा नहीं थी, उस समय उन्होंने विचारधारा दी, तो काफी इनकी भी वैल्यू है, क्योंकि इन्होंने जो भी भले ही गलत कॉन्सेप्ट दिया, पर अगर ये आज गलत कॉन्सेप्ट नहीं रखते तो सही करने की क्षमता कहां से आती। जब तक कोई चीज, अगर मैं यहां से गलत बोलूंगा, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आपके अंदर ये कमियां हैं, तभी तो सुधार होगा। तो इन्होंने गलत थ्योरी दी, उसको सही करने के लिए बार बार साइंटिस्ट ने प्रयास किया। पहले पाइथागोरस ने बोला, इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए फ्लूइड थ्योरी आई, इसको डिस्कार्ड करने के लिए प्री फॉर्मेशन थ्योरी आई, ऐसी थ्योरी के ऊपर थ्योरी आती रही, कई साल लग गए, तब जेनेटिक्स का इवॉल्व हुआ, एक झटके में नहीं इवॉल्व होगी।
तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या थी? इट सेज दैट द ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी प्रेजेंट, इट इज प्री फॉर्म्ड इन द स्पर्म, यानी स्पर्म में पहले से बना होता है, और एग इन अ मिनिएचर फ्रॉम कॉल्ड होमोन्यूक्यूल्स, इसको नाम भी दे दिया उन्होंने होमोन्यूक्यूल के ना, होम्योन्यूक्यूलस कह दिया, जिसका मतलब होता है लिटिल मैन। अब यहाँ पे लिटिल मैन लड़के से मत ले लेना कि उन्होंने ये बोला कि स्पर्म में या एग में जो है मैन पाया जा रहा है तो मैं सर बोलूंगा कि वो लड़का होगा, नहीं, इन्होंने ये बोला मैन, यहाँ पे जैसे आप होमोसेपियंस पढ़ते हो तो मैन हु इज वाइज, वहां पे मैन क्या रिफर करता है? मेल को भी रिफर करता है यार, फीमेल को भी रिफर करता है। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं वहां पे भेदभाव हो रहा है, हम जस्टिस कर लेंगे, वो नहीं करना आपने। तो यहाँ पे क्या होमोन्यूक्यूल्स बोला, जिसका मतलब था लिटिल मैन। यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहे थे इन्होंने? ये कहा जो क्या कहते हैं लिविंग क्रिएचर होता है या प्री फॉर्म्ड होता है, बहुत ही छोटा माइन्यूट या मिनिएचर होमोन्यूक्यूल, ये फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, ये इसके अंदर बच्चा पहले से था, मतलब छोटा लिविंग क्रिएचर मिनिएचर पहले से था। बट जब ये एग के संग कंबाइन हो जाएगा, यानी स्पर्म जब एग के संग कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे एक प्री फॉर्म चाइल्ड है ना, अब ये जब इसका न्यूक्लियस यानी इसके संग जब कंबाइन हुआ तो इसके कॉम्बिनेशन से क्या हुआ? इसको एक स्टिमुलेट मिला, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स होना जरूरी है ताकि उसको एक स्टिमुलस मिल जाए। जैसे कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उस समय फर्टिलाइजेशन हो, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इसको स्टिमुलस मिलेगा जिससे उसको ग्रोथ करने में आसानी होगी। इसीलिए इन्होंने ये बोल दिया कि फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट इट्स ग्रोथ। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय स्वैमर्डम 1679 एंड एडवोकेटेड, इनकी वकालत भी किसने की थी? मेलपिगी। मेलपिगी ने सोचा मेरा नाम नहीं आ रहा है तो मैं इनकी वकालत ही कर देता हूं, इनके जो है सपोर्ट कर देता हूं, पर ऐसा नहीं था, मेलपिगी ने भी कुछ बोला होगा, उसी के बेस पे जो है इन्होंने जो है उनकी वकालत की। तो कह रहा है दिस थ्योरी वाज गिवन बाय स्वैमर्डम 1679 एंड एडवोकेटेड बाय मेलपिगी। तो मजा आ गया होगा आपको थ्योरी पढ़ने में, कैसे लग रहा होगा कि ये क्या थ्योरी दे रहे थे, पर ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करो। और कुछ थ्योरी के ऊपर बात करते हैं, इसको नोट कर लो। चलो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट पे अब ये लास्ट स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं। मैं खाना खाने चला गया था, काफी टाइम हो गया, पर आपको तो रिकॉर्डेड में मर्ज मिलेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलेट थ्योरी जो है ये फोर्थ थ्योरी है, ये दी किसने थी? तो ये दी थी मैयूपर्ट्यूसिस ने दी थी। 1698 से 57 तक इनका जीवन काल था, काफी छोटा जीवन काल था लग रहा है मुझे, 98 99 100 1700 कमी है इनका, 59 साल का लगभग। कंसीडर दैट द हेरिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय माइन्यूट पार्टिकल्स विच कम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कह रहा है जो इन्होंने क्या बोला था पर्टिकुलेट थ्योरी के ऊपर कि जो हेरिडिटी होता है यानी जो लक्षण है वो कंट्रोल्ड होते हैं माइन्यूट पार्टिकल से, इसीलिए इसको पर्टिकुलेट थ्योरी बोला था। विच कम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, ठीक है। एन इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड व्हेन द पार्टिकल्स फ्रॉम द मेल एंड फीमेल कंबाइन। एक इंडिविजुअल कब बनेगा? जब ये पार्टिकल्स और मेल और फीमेल के आपस में कंबाइन हो जाएंगे। फिर जो थोड़ा सा अच्छी बात जिन्होंने की थी ये थी कॉलीरूटर ने क्या किया था? द फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ जेनेटिक प्रोसेस वर कैरिड आउट जोसेफ कॉलीरूटर फ्रॉम 1761 to 1766 in crosses between different stands of tobacco plants. He found that the offspring were usually intermediate in appearance between the parent. इन्होंने जो है क्रॉस तो कराए थे काफी सारे, पर ये इन्होंने टोबैको प्लांट में जब क्रॉस करा रहे थे तो इन्होंने देखा कि ये इंटरमीडिएट टाइप के ही हो रहे हैं, तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बता दिया था इन्होंने, आगे नहीं करके देख रहे थे। This led Koliruter to conclude that the both parents make equal genetic contribution to the offspring. यानी ये फर्स्ट पीढ़ी को देख रहे होंगे तो इन्होंने ये बोला कि दोनों पेरेंट का लगभग इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इसीलिए ब्लेंडिंग थ्योरी को सपोर्ट करने लग गए। फिर अगली थी थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस गिवन बाय डार्विन। डार्विन उस समय के काफी फेमस साइंटिस्ट थे, बट इनको जेनेटिक्स की नॉलेज नहीं थी, लैक ऑफ जेनेटिक नॉलेज, तो इन्होंने एक थ्योरी डाली जो कि गलत साबित हुई, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। डार्विन 1868 thought that the every cell of the body produces a tiny particles called gemule or pangene। उन्होंने क्या बोला कि 1868 ये क्या होता है? थॉट दैट द एवरी सेल ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस, यानी प्रत्येक बॉडी का जो पार्ट है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है? एक टाइनी पार्टिकल जिसको जेम्यूल कहते हैं और पैनजीन कहते हैं। इट कंटेन्स बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर्स एंड वेरिएशन, उसमें जो है दोनों ही पेरेंटल कैरेक्टर और वेरिएशन छुपी होती है। ऑल द जेम्यूल्स और पैनजेनेसिस ऑफ द बॉडी सेल्स कलेक्ट
इन द गैमीट्स एंड पास ऑन द जाइगोट। इनका ये भी कहना था कि ये ऑल जेम्यूल्स है और पेंजीन है, ये आपस में कलेक्ट यानी इकट्ठा होकर क्या करते हैं, ऑफ द बॉडी सेल्स कलेक्ट इन द गैमीट्स, यानी गैमीट्स में आके इकट्ठा हो जाते हैं और पास होते हैं जाइगोट में। फिर जो लास्ट थ्योरी है 7th नंबर की, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ऑगस्ट विस्मन 1892 प्रपोज दिस थ्योरी। इन्होंने जो है 1892 में ये थ्योरी को प्रपोज किया था। ऑगस्ट विस्मन के बारे में आप जानते होंगे कि लेमार्क वाद को इन्होंने काफी जो है डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की थी। इन्होंने क्या किया, चूहों को गजब चूहे लिए बहुत सारे, और लगभग पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं उस समय था नहीं उनके टाइम पे, अगर होता तो मैं शायद आपके सामने आज नहीं दिखता। तो इन्होंने क्या किया था, लगभग 32 पीढ़ियों तक, आप चेक कर लेना बुक में, पूंछ को काटते रहे चूहे की और आपस में क्रॉस कराते रहे, पर इनको ऐसा चूहा नहीं मिला जिसके पास बचपन से पूंछ ना हो। तो इन्होंने काफी जो है अलग तरीके का काम करने की सोचा। इन्होंने बोला कि वो लक्षण जो है वंशागत नहीं होते हैं, जो क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर लक्षण जो है वंशागत हो जाए, जो केवल जर्म प्लाज्म में होने वाले जो बदलाव होते हैं वही जो है वंशागत होते हैं, सोमेटोप्लाज्म में होने वाले हर चीज बदला मतलब नहीं जाती है। तो इन्होंने ऐसा कहा, बट लेमार्क वालों ने भी क्रिटिसाइज किया कि यार तुम भी गलत बोल रहे हो, लेमार्क ने तो ऐसा कब कहा था, आप ढंग से पढ़ो लेमार्किज्म में। लेमार्क तो ये बोलते हैं कि जो खुद से एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी जो उसके बेनिफिशियल थे, यानी उसने जो खुद से एक्वायर किए थे अपने संतुष्टि के लिए, वो ही कैरेक्टर जाते हैं। बट इनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, ऑगस्ट विस्मन 1892 प्रपोज दिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जर्मोप्लाज्म इज इमॉर्टल, यानी जो जर्मोप्लाज्म होता है वो अमर होता है, एंड इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वो जनरेशन से आफ्टर जनरेशन जाता रहता है। सोमेटोप्लाज्म दैट फॉर्म्स, जो सोमेटोप्लाज्म होता है वो द बॉडी इज इमॉर्टल, वो मरने वाला होता है, एंड परसिस्ट व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाई, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या था, प्रोटोप्लाज्म सोमेटोप्लाज्म और जर्मोप्लाज्म में होता है, जो जर्मोप्लाज्म में चेंजेस आते हैं वही जो है इनहेरिट होते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको काफी मजा आया होगा, तो मैं अब वो दिल की बात कर देता हूं और लेक्चर को खत्म कर देता हूं, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो मैं वो बात आपसे कह ही देता हूं। थैंक यू एवरीवन पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।